पंचपुर नाम का एक गांव था। वहाँ अन्ना नाम का एक आदमी रहता था। पंचपुर गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव था। वहाँ अन्ना का एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा घर था। अन्ना मोदक बनाया करता था और गांव में घूम घूम कर बेचता था। अन्ना का मोदक पूरे गांव में प्रसिद्ध था। कोई भी उसके जैसा मोदक नहीं बनाया करता था। भगवान को प्रसाद के चढ़ावा के लिए सभी अन्ना के पास से ही मोदक लेते थे। गांव में और भी कई लोग अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाकर बेचा करते थे, मगर उनके द्वारा बनाई मिठाइयाँ इतनी प्रसिद्ध नहीं थी जितने अन्ना के मोदक थे। गांव के बाहर से भी अगर कोई आता था तो वह भी अन्ना के यहाँ से ही मोदक खरीद कर ले जाता था। इससे अन्ना के दोस्त प्राणम को बहुत जलन हुआ करती थी। अन्ना का एक खास दोस्त था जिसका नाम प्राणम था। अन्ना को जब भी कोई समस्या होती वह प्राणम के पास जाया करता था। प्राणम उसकी काफी मदद किया करता था, मगर जब भी कोई बाहर से आता तो वह प्राणम के यहाँ से एक भी मिठाई नहीं खरीदता और अन्ना के जितने भी मोदक बना करते थे सारे बिक जाते थे। ये क्या बात हुई? मिठाइयाँ तो मैं भी बनाता हूँ, तो मेरी मिठाइयाँ, मेरी मोदक क्यों नहीं बिकती है? ऐसा क्या मिला देता है अन्ना जो उसका मोदक इतना बिकती है? यहाँ तक कि अन्ना के पास जब भी कोई सामान कम पड़ जाता तो वह प्राणम के घर से ही सामान लिया करता था और मुनाफे के पैसों में से सामान के पैसे प्राणम को दे देता था। मगर फिर भी प्राणम को बहुत जलन हुआ करती थी। यह बात अन्ना को बिल्कुल पता नहीं थी कि प्राणम उससे जलता है। कुछ न कुछ तो ऐसा करना ही होगा कि हमारी भी मोदक बिक सके। इस बार जब गाँव में बाहर से लोग आएंगे तो मैं अन्ना को उसके मोदक बेचने नहीं दूंगा। ऐसा सोचकर प्राणम कोई उपाय सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि अन्ना मोदक ना बना सके। लेकिन प्राणम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अन्ना इतनी अच्छी मोदक बना लेता है, वो भी इतनी कम सामग्रियों में। ऐसा मैं क्या करूं कि वो मोदक नहीं बना सके? अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है। अब मुझे उसके घर का सारा सामान चोरी करना पड़ेगा। अगर कोई सामान नहीं रहेगा तो अन्ना मोदक नहीं बना पाएगा। अगले दिन बाहर से कई लोग मिठाइयाँ और मोदक खरीदने आने वाले थे। उससे पहले ही प्राणम रात में अन्ना के घर जाकर अन्ना के घर के रसोई का सारा सामान चोरी करके भाग जाता है। अगली सुबह जब अन्ना उठकर रसोई में आता है और मोदक बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगता है, तभी उसने देखा उसका सारा सामान गायब है। अरे ये क्या हो गया? सारा सामान कौन चुरा कर ले गया? अब मैं मोदक कैसे बनाऊंगा? मेरा तो पूरा काम ही चौपट हो गया। अब मैं अपना जीवन गुजारा कैसे करूंगा? मगर अचानक ही अन्ना के दिमाग में आया कि उसे कैसे भी करके आज मोदक बनाना ही होगा। तो वह तुरंत प्राणम के पास जाता है। प्राणम, क्या तुम मुझे आज के लिए कुछ सामान दे सकते हो? मुझे बहुत काम है और आज तो तुम जानते हो शहर से लोग आते हैं मिठाइयाँ और मोदक खरीदने, तो तुम मुझे कुछ समय के लिए सामान दे दो। माफ करना अन्ना, मगर आज तो मेरे पास जरा भी समय नहीं है और मेरा कुछ भी खाली नहीं बचा है। अभी भी काम चालू है। अन्ना बहुत उदास हो जाता है और उदासी में ही वह घर जाने लगता है। तभी उसके ध्यान में आता है कि उसके पास जो जमा पूंजी है उसी में से वह सब कुछ नया खरीद कर लाएगा, फिर मोदक बनाना शुरू करेगा। अन्ना तुरंत बाजार जाता है और नई सारी चीजें खरीद कर लाता है और मोदक बनाने में लग जाता है। इधर प्राणम मन ही मन खुश हो रहा होता है कि आज सिर्फ उसके ही मोदक और मिठाइयाँ बिकेंगे, क्योंकि अन्ना के पास तो कुछ भी नहीं बचा बनाने के लिए। जैसे ही शाम होती है, शहर के लोग आने लगते हैं और सभी अन्ना के घर जाने लगते हैं और खुशी खुशी थैला लेकर वापस आते हैं। यह देखकर प्राणम कुछ समझ नहीं पाता। प्राणम अन्ना के घर जाता है। वहाँ जाकर उसने देखा कि अन्ना ढेर सारी मोदक बनाकर रखा है। भाई अन्ना, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे रसोई की सारी चीजें चोरी हो गई थी और तुम मोदक बना नहीं पाओगे। अन्ना थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि अन्ना ने प्राणम को यह नहीं बताया था कि उसके रसोई में चोरी हुई है या किसी कमरे में, तो उसे कैसे पता चल गया? अन्ना उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। क्या बताऊं भाई, एकदम अंत में मेरे ध्यान में आया कि कुछ अपनी जमा पूंजी को इस्तेमाल करके बाजार से नई चीजें ही खरीद लाऊं ताकि मैं मोदक बना सकूं और उन्हें बेच सकूं। इस पर थोड़ा मुनाफा कम हुआ है, मगर फिर भी इतनी नुकसान से तो मैं बच गया हूं। अब मैं इसके सारे नई चीजें भी चुरा लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं इसे अपने से आगे नहीं जाने दूंगा। फिर
रात को प्राणम ने वैसा ही किया और उसके सारे जमा पूंजी को चुरा लिया और नई चीजों को भी। प्राणम को उसके सभी जगहों का पता था क्योंकि अन्ना उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था, इसीलिए उसे वह सब कुछ बताया करता था। अगली सुबह जब अन्ना उठता है और अपने पैसों को देखता है ताकि वह मोदक के सामान खरीद सके। क्या ये क्या हो गया है? मेरे सारे जमा पूंजी कहाँ चले गए? अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? रसोई में जाता है तो देखता है नई चीजें भी गायब हैं। अब तो ना मेरे पास नई चीजें हैं और ना ही जमा पूंजी। अन्ना उदासी में वहाँ से रोते रोते नदी के किनारे चला गया। वहाँ बैठकर वह बहुत रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर वहाँ पर एक इंसान जिसका नाम प्रेम था, वह अन्ना के पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, क्या परेशानी आ गई? तुम इतना रो क्यों रहे हो? यह सुनकर अन्ना अपनी परेशानी बताने से पहले उसकी परेशानी को पूछता है। क्यों भाई साहब, आपको क्या समस्या हो गई है? क्या बताऊं भाई, इतने दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कितने दिनों से फंस गया हूँ, यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। भूख से मेरा दिमाग फट जा रहा है। आप यहाँ पर फंस गए हैं और आपको बहुत भूख लगी हुई है, तो फिर ठीक है, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको वहाँ पर भोजन करवा दूंगा। यह सुनते ही प्रेम अन्ना के साथ उसके घर जाता है। अन्ना उसे भरपेट खाना खिलाता है। खाना खाते वक्त प्रेम ने अन्ना के बारे में सब कुछ पूछ लिया था। ऐसी बात है तो अन्ना जी, जरा आप मुझे अपने हाथ की एक मोदक तो खिलाइए। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप आज आए हैं, क्योंकि आज मेरा अंतिम दिन है जब मैं ये मोदक बनाया हूँ। क्योंकि अब जिससे मैं मोदक बनाकर बेचा करता था वो सारा सामान ही गायब हो गया है और जो जमा पूंजी मेरे पास थी वो भी किसी ने चुरा ली है। यही थोड़े से मोदक बचे हुए थे, आप इन्हें ही खा लीजिए। जैसे ही प्रेम ने मोदक खाए उसके स्वाद में खो गया। अन्ना, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी स्वादिष्ट मोदक नहीं खाया। तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मोदक बनाते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता है। प्रेम अन्ना से खुश होकर उसे अपने सोने की चेन दे देता है और कहता है, तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझे 2 चैन खुद देने आओगे। अन्ना ने चैन लेने से इनकार कर दिया था, मगर प्रेम के बहुत बार कहने पर उसने वह ले लिया। मगर उसकी बातों को अन्ना समझ नहीं पाया था। प्रेम के जाते ही अन्ना ने देखा वहाँ पर एक मोदक का डिब्बा रखा था और उसके ऊपर लिखा था, यह तुम्हारे लिए है अन्ना, तुम यह मोदक अपने रसोई और एक मोदक अपनी जमा पूंजी के पास रख देना। अन्ना ने वैसा ही किया और वह जैसे ही अगले दिन सुबह उठकर अपने रसोई के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर उसका सारा सामान वापस आ गया था। और फिर जब वह अपनी जमा पूंजी की जगह पर गया तो उसे वह दृश्य दिखाई दिया जिसमें उसने देखा कि कैसे प्राणम उसके सारी जमा पूंजी उसे चुरा कर ले जा रहा है। यह देखकर अन्ना बहुत चकित हुआ। अन्ना प्राणम के पास जाता है और सारी बातों को बताता है। प्राणम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और अन्ना से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और उसके सारे जमा पूंजी उसे वापस कर देता है। अन्ना समझ चुका था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने अन्ना को जादुई मोदक दिए थे। यहाँ तक कि उसके पास जो नया रसोई का सामान आया था उन पर भी वह बहुत जल्दी सब कुछ बनने लगा था, जिस वजह से वह अन्ना हर रोज ज्यादा मात्रा में मोदक बनाकर बेचा करता था, न कि सिर्फ उस समय जब शहर के लोग आया करते थे। धीरे धीरे अन्ना की प्रगति हो गई। अब अन्ना के पास पैसों की कोई समस्या नहीं थी। वह खुशी खुशी रहने लगा था। जादुई गुलाब जामुन। भावपुर नाम में मीना नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका ढोलू नाम का एक बेटा था। ढोलू सिर्फ नाम का ही ढोलू नहीं था, बल्कि ढोल के जैसा डील डॉल और मोटा भी था। उसका ढोल के जैसा पेट था और उसे मिठाई खाने का बहुत शौक था। गुलाब जामुन देखकर उसकी लार टपकने लगती थी। सोते जागते गुलाब जामुन के ही सपने देखता रहता था। ढोलू बेटा उठो, सुबह हो गई। अरे अम्मा, अभी अभी तो गुलाब जामुन खाने को मिलने वाले थे कि जगा दिया। तुझे तो सपने में भी गुलाब जामुन ही दिखाई देते हैं। पागल हो गया है तू गुलाब जामुन के पीछे। लगता तो ऐसा ही है अम्मा। चल अब उठकर खेत से कुछ सब्जियां ले आ। माँ के कहने पर ढोलू खेत पर सब्जियां लेने के लिए चला जाता है। वहाँ से सब्जियां लाने में उसे दोपहर हो जाती है।
वह रास्ते में थकान महसूस करता है और एक पेड़ के नीचे आराम के लिए बैठ जाता है। तभी पेड़ का एक पत्ता टूटकर उसके पास गिरा और कहने लगा, हे भगवान, तू पत्ता क्यों गिराता है? गुलाब जामुन क्यों नहीं गिराता है? जैसे ही ढोलू यह कहता है, पेड़ के ऊपर से एक प्लेट उसके पास आकर गिरती है। हाँ, खाली प्लेट गिरी। गुलाब जामुन से भरी प्लेट गिरती तो कुछ मजा आता। गुलाब जामुन का नाम लेते ही वह प्लेट गुलाब जामुन से भर जाती है। जैसे ही ढोलू को गुलाब जामुन दिखे, वह उन पर टूट पड़ता है। ढोल से पेट में ठूस ठूस कर गुलाब जामुन भर लेता है। उन गुलाब जामुनों ने तो ढोलू पर कुछ अजीब सा असर दिखाया। उसकी सारी थकान मिट गई। उसमें गजब की मस्ती छा गई। वह काफी देर तक मस्ती में नाचता रहा। आहा, आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद उसने उस प्लेट को अपनी कमीज में छिपाया और घर की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में गांव के बाहर उसे 3 दोस्त मिल गए। उसने उसको अपने पास बुलाकर कहा, ओ रामू, कालू और धन्नू, गुलाब जामुन खाओगे क्या? क्या अपने दादा की शादी से लाया है तू गुलाब जामुन? ढोल से पेट वाले ढोलू, गुलाब जामुन होती तो तू अपने इस ढोल में भरता, भला हमें खिलाता क्या? चल खिला बे ढोलू, कहाँ से खिलाएगा? ढोलू अपनी कमीज के अंदर से प्लेट निकालकर मन ही मन में गुलाब जामुन का नाम लेता रहा, तो प्लेट गुलाब जामुनों से भर जाती है। फिर रामू, कालू, धन्नू भी गुलाब जामुन खाते हैं। उन गुलाब जामुनों को खाकर उन पर भी मस्ती छा जाती है। वे तीनों भी मस्ती में उछलने कूदने लगते हैं। जियो ढोल से ढोल भैया, ये गुलाब जामुन तो कमाल के थे। सारी थकान मिट गई और तन मन में मस्ती छा गई। ढोलू अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। उसे खाली देखकर उसकी माँ बहुत नाराज होती है और उससे पूछती है कि वह खेत से सब्जियाँ क्यों नहीं लाया। मैंने तुझसे सब्जियाँ लाने के लिए कहा था, कहाँ है सब्जियाँ? अरे माँ, सब्जियों को मारो गोली और तुम गुलाब जामुन खाओ। गुलाब जामुन खाऊं? कहाँ से खाऊं? यहाँ से खाओ, ये प्लेट देगी तुम्हें गुलाब जामुन। ढोलू मन ही मन प्लेट से गुलाब जामुन मांगता है और प्लेट देखते ही देखते गुलाब जामुनों से भर जाती है। मीना उसमें से गुलाब जामुन उठाकर खाती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है, अरे ये तो बड़े कमाल के गुलाब जामुन है। खाने में तो मजेदार ही है, साथ में तन मन की थकान को भी मिटाते हैं। ये शरीर का दर्द और थकान मिटाने वाली गुलाब जामुन है अम्मा, और साथ में मस्त भी कर देती है। अरे सच में मस्ती छा रही है बेटा। तभी गोलू सोने चला जाता है। मीना बहुत सयानी और लालची थी। उसने सोचा ये जादुई गुलाब जामुन है तो क्यों ना और खा लूं। यही सोचकर वो बहुत सारे गुलाब जामुन खा लेती है और देखते ही देखते उसका पेट फूलकर मोटा हो जाता है। फिर भी वो और गुलाब जामुन खाती है। तभी गोलू वहाँ आ जाता है। माँ, ये क्या? तुम तो बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे हो गई हो। इतना मत खाओ। अरे तभी तो खाना शुरू किया, बस थोड़े और। इतना कहकर वो थोड़े और गुलाब जामुन खा लेती है और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। हाय, मैं मर गई, मेरा पेट फट जाएगा। गोलू, जा कोई दवा ले आ, मुझे बचा ले पेट दर्द से। तभी गोलू भागता हुआ डॉक्टर के पास जा रहा था। उसे रास्ते में पुजारी जी मिलते हैं। अरे गोलू, कहाँ भाग जा रहा है? वो मेरी माँ ने जादुई गुलाब जामुन खाए और अब वो खुद गुलाब जामुन जैसे हो गई है और पेट में दर्द भी है। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खाओगे तो यही होगा ना। एक काम करो, घर जाओ और उन जादुई गुलाब जामुन की पूजा करो और प्रसाद के रूप में सिर्फ एक ही खाओ और अपनी माँ को भी दो और बाकी लोगों में भी बांट दो, सब ठीक हो जाएगा। गोलू पुजारी जी के कहने जैसा ही करता है।
कुछ दिन में उसकी माँ ठीक हो जाती है। उन्हें भी अपनी गलती समझ में आती है, इसलिए गोलू उन जादुई गुलाब जामुन को पुजारी जी को दे देता है ताकि भगवान को भोग में चढ़ा सके।